Hello everyone. Today we'll be discussing this particular chapter. I'll be covering the entire portion related to issue of debenture, discount, and issue of debentures other than cash. So let us start with the topic. It is very simple topic. See, the first question is given to you like what is the difference between share and debenture is like share is nothing but the ownership. Debenture is nothing but company is taken as has taken a loan. So debenture is a kind of a loan which the company has taken. So debentures holders are basically, you can say, known as the creditors of the company, whereas shareholders are known as the owners of the company. You have seen in the issue of the share that shares can be issued at par and premium, but debentures can be issued at par, premium, or discount. Generally, par and discount and premium both. In all cases, debenture can be issued. You can see the first question is here itself. It shows that debentures are issued at discount. Let's see. TV Components Limited issued by 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. 30 paid on application, 45 on allotment and 20 on first call. Show the journal entries. नॉर्मल सा क्वेश्चन ही है ये. देन अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हो डिस्काउंट कहाँ दिया तो जनरली आपको पता ही है हम अलॉटमेंट में मानते हैं. तो फर्स्ट एंट्री सिंपल हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 33 लाख रुपीज. वो कह रहे हैं सारा पैसा एज्यूम करो मिल गया टाइम पे. तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख. फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी. अलॉटमेंट में क्या होगा? हम ₹5 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो वो भी एंट्री होगी. लॉस हो गया डिस्काउंट तो लॉस हो गया तो वो डेबिट होगा, क्योंकि एसपीआर क्रेडिट होता तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 इंटू 10,000 450. तो इसका मतलब ₹5 का इसमें अलग से निकालना पड़ेगा. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ₹5 10,000 इंटू 5 एंड टू 12% डिबेंचर 5 लाख. आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर ये 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 40 95. तो ₹5 का डिस्काउंट अलॉटमेंट पे ही होगा. और फिर फाइनल कॉल मंगाएंगे. बैंक अकाउंट ये 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 10,000 इंटू 20. और फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा? इसकी रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. तो ये मैंने क्वेश्चन ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन शेयर कैपिटल में नहीं था. देन लाइबिलिटी इसकी बैलेंस शीट आती नहीं है बनाने के लिए एग्जाम में, बट अगर पूछ भी ले तो आपको पता ही है नई बैलेंस शीट का फॉर्मेट. इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखेंगे. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट टू अकाउंट बनाते हैं हम नीचे. 12% डिवेंचर 10 लाख तो 10 लाख लिख दिया. लाइबिलिटी में सिर्फ यही आएगा. आपने डिस्काउंट पे इशू करा तो आपको ₹5 कम मिले होंगे. तो कैश एंड एसेट बनाएंगे सिंपल. उसके अंदर आप करंट एसेट की हेडिंग लिख सकते हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नोट नंबर 2 लिखा है कैश एट बैंक 9,50,000. 9,50,000 कैसे आया? ये सारे बैंक अकाउंट को प्लस करके. और इसके अंदर एक और हो जाता है अदर करंट एसेट्स. सो दैट वुड बी डिस्काउंट जो आपने दिया. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की हमारा फिक्टिशियस एसेट हो गया. तो 50,000 का ये आ गया. तो बैलेंस शीट आती नहीं है, बट अगर आ जाए लेकिन आपको पता होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट. Now second point in this comes is issue of debenture for consideration other than cash. Same we have discussed in share capital also. So let us discuss it. इसका मतलब क्या है? आपने किसी का बिजनेस खरीदा, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसके बदले आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने उसको डिबेंचर इशू कर दिए, तो उसकी बेस में एंट्री करनी है. देखिए लिखा हुआ है आरती परफ्यूम्स लिमिटेड टू कोवर एसेट्स ऑफ 60 लाख along with the creditors of 5 lakh from Monica Agarbatti Limited. Aarti Limited Perfumes Limited issued 9% debenture of rupees 100 each at a 10% premium price. Pass the journal entries. आरती की बुक्स में भी करनी है और मोनिका की बुक्स में भी करनी है. जनरली मोनिका की बुक्स पूछते नहीं है, बट ठीक है. अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स क्या होंगे? डेबिट. और लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट. बाकी हमने उसको कितना पैसा देना है. तो देखिए आरती ने कितने के एसेट्स खरीदे? 60 लाख के. क्रेडिटर्स कितने के थे? 5 लाख के. तो मोनिका अगरबत्ती लिमिटेड हमारी ये क्या हो गई? एक तरह से क्रेडिटर. तो उसको हमने कितने रुपए देने हैं? 55 लाख रुपए.
हमने एक पॉइंट पढ़ा था पहले भी, पता है कि हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं। हम इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो हमारे को पता है फॉर्मूला यही होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हमारे केस में आप चेक कीजिए हमें कितने रुपए देने हैं, 55 लाख। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 55 लाख अपॉन इशू ऑफ डिबेंचर, 100 का डिबेंचर 110 में इशू कर रहे हो तो डिवाइड बाय 10, तो इसलिए आपका कितना आएगा, 55 लाख डिवाइडेड बाय 110, 50,000 डिबेंचर आप इशू करोगे तो 50 लाख इसमें आ जाएगा और 5 लाख का प्रीमियम आ जाएगा क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू करा है। ऑन दी अदर हैंड वो कह रहा है मोनिका लिमिटेड को एंट्री पास करो। मोनिका लिमिटेड जिसका आपने बिजनेस खरीदा, तो जिसका आपने बिजनेस खरीदा तो आप इसमें चेक कीजिए इसके क्रेडिटर पे ऑफ हो गए क्योंकि आपने ले लिए। मोनिका लिमिटेड के लिए आप डेटर बन गए क्योंकि आपने पैसा देना है 55 लाख रुपए, और उन्होंने एसेट कितने के ट्रांसफर करे थे, 60 लाख रुपए के। और आपने मोनिका लिमिटेड को क्या इशू कर दिया, डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर टू आरती परफ्यूम लिमिटेड। इसके अंदर प्रीमियम कहीं नहीं शो होगा क्योंकि उसको क्या मतलब मैं प्रीमियम पे दे रहा हूँ या कैसे दे रहा हूँ, उसके लिए तो नॉर्मल डिबेंचर्स उसके पास आए, तो 9% डिबेंचर टू आरती परफ्यूम लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर दिया हुआ है मैंने, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम, पार्ट पेमेंट हमने कैश में कर दी, बाकी हमने डिबेंचर इशू करे। टीना कॉस्मेटिक लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन, इसने मशीन खरीदी 9,50,000 रुपीज की फ्रॉम टीना केमिकल्स। द पेमेंट वॉज टू बी मेड एज 70,000 कैश पेमेंट एंड द बैलेंस बाय इशूइंग डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमने क्या खरीदी है, मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू टीना केमिकल्स लिमिटेड, ये हमारी क्रेडिटर बन गई 9,50,000। हमने कितना बैंक कैश से पे कर दिया, तो टीना केमिकल्स लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 70,000 पे कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा आप यहाँ चेक कीजिए, लिखा हुआ है 950 में से 70 का तो 880 बचा। हम 100 का डिवेंचर कितने में इशू कर रहे हैं, 110 रुपए में, क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सेम 880 डिवाइड बाय 110, तो 8,000 डिवेंचर हो गए। तो एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती है, 100, तो इंटू 100, प्रीमियम कितने का 10% का, तो इंटू 810 इंटू 8,000 80,000, तो 880 हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, टीना केमिकल्स लिमिटेड, इनको हमने कितने रुपए देने थे, 880। डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 8 लाख, टू एसपीआर 80,000, सेम जो हमने यहाँ किया था वही आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसकी क्लब एंट्री पास कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। टीना केमिकल लिमिटेड अकाउंट डेबिट आप पूरा 950 से कर दीजिए, टू बैंक 70,000, टू डिबेंचर अकाउंट 8 लाख, टू एसपीआर 80,000, बात वही रहेगी। अगर कंफ्यूजन है तो आप अलग अलग पास कीजिए, ये तरीका होता है। ये हमने शेयर्स में भी पढ़ा हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं। ये फिर एक्चुअली किसी और क्वेश्चन का पार्ट था तो इसलिए मैंने इसको कट कर रखा है यहाँ पे। नाउ अगर इस चैप्टर में से कुछ भी पूछते हैं तो वो मेन यही होता है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलेक्टरल सिक्योरिटी? सपोज अ कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी कहती है हमें बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दे दीजिए, तो बैंक ने लोन दे दिया तो बिल्डिंग गिरवी रख दी, तो वो तो हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन बैंक कहता है कल को अगर मान लो बनाते बनाते वो बिल्डिंग गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो लॉस हो सकता है, तो बैंक आपसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी रखवाने के लिए कहता है। तो एडिशनल सिक्योरिटी को या सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही हम बोलते हैं कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। मतलब कल को अगर हम आपके पैसे नहीं दे पाए लोन के, तो बैंक आपके डिबेंचर्स अपने पास, बैंक के पास आपके डिबेंचर रखे होंगे, उन डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपने पेमेंट नहीं करी, तो मतलब वो डिबेंचर एक्टिवेट कब होंगे, जब आप एडुकेट टाइम पर अपना लोन रीपे नहीं कर पाए। तो अगर आप लोन रीपे कर रहे हो एडुकेट टाइम पे, तो उन डिबेंचर्स को आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। देखो लिखा हुआ है सच अ डिबेंचर इज आल्सो नोन एज डिबेंचर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच डिबेंचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट में ये कहते हैं कि अगर आपने, आपके रियल डिबेंचर है नहीं है, रियल डिबेंचर मतलब अभी एक्टिवेट ही नहीं हुए, तो इनको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही हमें इसकी कोई जनरल एंट्री पास करनी चाहिए। आप सिर्फ नॉर्मल लोन की एंट्री पास करो और इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी को आप किसमें दिखा दो, सिर्फ वो आप इसके अंदर दिखा दो, नरेशन के अंदर, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। और दूसरे केस में हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो लेट्स सी, स्काईलार्क लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ फॉर 5 years फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, 20 लाख का लोन लिया फॉर सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो LIC से लोन लिया इन्होंने
बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को गिरवी रखवाया, तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी, इन्होंने इसके लिए लोन लिया। इन एडिशन डिपॉजिटेड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 15 लाख एज कोलेटरल, तो ये हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी हुई। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड द बैलेंस शीट, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट, अगर मान लो आपसे बोलते हैं कि डिबेंचर ऑफ एज कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास करो, तो आपको दोनों केस बताने पड़ेंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी, वरना वो स्पेसिफाई कर देगा कि डिबेंचर से रिलेटेड एंट्री बताओ या कैसे, अदरवाइज दोनों। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते इसकी, हम सिंपल क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी आपने लोन लिया, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग पॉइंट नंबर 1, आप देखोगे लोन फ्रॉम LIC, कितने का लोन लिया आपने LIC से, 20 लाख का, तो 20 लाख रुपए आ गए। और देखो यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में नरेशन में आ जाएगा, secured against tangible assets and deposit of rupees 15 lakh 12% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये इसका ट्रीटमेंट है बस इसके अंदर। और आपने लोन लिया तो 20 लाख के आपके पास कैश आया होगा, तो आप यहाँ पर एसेट में करंट एसेट लिखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 2 डाल के नीचे लिखेंगे कैश एट बैंक 20 लाख। ये वाली बैलेंस शीट शो करनी पड़ेगी, पिछले वाले क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, ये तो हमारा ट्रीटमेंट है तो इसमें तो शो करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड में वो कहता है कि आप डिबेंचर को शो कीजिए, आप क्या शो करेंगे, पहले तो यही एंट्री पास करोगे, बैंक, आप बैंक अगर आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई और आपके बैंक में पैसा आ गया। और जो आप डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हो, उसके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। व्हाई दिस इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज ये फिक्टिशियस अकाउंट बनाते हैं हम, लॉस, फिक्टिशियस एसेट क्यों, क्योंकि अभी रियल में हमारे डिबेंचर्स नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने इशू तो मतलब हमने बैंक को तो दे दिए, तो इसलिए मैंने बैंक को यहाँ डिबेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट किसको करूँ, ना इसके बदले कोई पैसा आया, ना हमने इसके बदले कोई चीज ली, तो इसलिए हम इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस मतलब अभी रियल में कोई ये डिबेंचर्स या ये कोई एसेट नहीं है, अगर कल को लाइबिलिटी होगी तब हम इसको चेक करेंगे। इसका ट्रीटमेंट देखिए इंपॉर्टेंट है। Miller Limited took a loan of 50 lakh from for 5 years from Andhra Bank against the security of all tangible assets. In addition, he deposited 10% debentures of rupees 30 lakh as collateral security. देखिए अब इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि आपको एंट्री पास करनी है नहीं करनी, हम दोनों केस की एंट्री पास करते हैं, बट अभी हम सेकंड केस समझ रहे हैं, सेकंड की पास करेंगे। आपने लोन लिया, अभी एंट्री आपने पढ़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम आंध्रा बैंक ऐसे भी लिख सकते हो आप, कितना आ गया 50 लाख। और आपने कहा था जो डिबेंचर आप इशू करोगे उसकी कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री पास करोगे, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, कितने के डिबेंचर है 30 लाख के, तो 30 लाख आ गया। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए बैलेंस शीट में, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लोन फ्रॉम बैंक, लोन लिया आपने 50 लाख का। सेकेंड आपने क्या लिया, 10% डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो 30 लाख, इसमें हम शो कर रहे हैं, तो सेकंड केस में हम शो करें तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी हो गई 80 लाख। फिर आप एसेट्स का बनाएंगे, एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, जो आप इसको आप ये 30 लाख के डिबेंचर दे रहे हो, ये हमारा लॉन्ग टर्म लॉस हो गया एक तरह से, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिबेंच अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, 5 साल की लाइफ है। कई केस में आप कहते हो कि हमने तो करंट अदर करंट एसेट में मिल सकते हैं, वहां पर हमारे को लाइफ कम दी होती है, यहाँ पर 5 साल की लाइफ है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 30 लाख रुपए, तो ये हमारा अदर फिक्टिशियस एसेट का लॉन्ग टर्म का पार्ट होगा। तो देखिए इसमें आगे नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट 30 लाख, और इन्होंने क्या रीजन दिया हुआ है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने वही बना दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक 50 लाख, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर 50 लाख रुपीज आ गया, गलती से 50,000 दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, दिस इज 50 लाख ओनली। यहाँ देखिए 50 लाख ही लिखा हुआ है, ये बुक में ही मिसप्रिंट था, तो ये 50 लाख होगा, तभी तो ये 80 लाख बना, तो ये भी 80 लाख बना। ये आपने 12th में सारा पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग द recap of these following things. Now one more, I think 2-3 questions more left. ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये मैं आपको एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे
रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मल पॉइंट समझ में आ जाएगा तो सिंपल सा ही पॉइंट है ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। टर्म्स एंड ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इशूड ऑफ ₹1,00,000 हमने 9% डिबेंचर इशू करे पार पे, रिडीम करे पार पे, और हम एंट्री कब पास कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ इशू। मतलब आज मैंने डिबेंचर इशू करे 1,00,000 के और रिडीम भी ये पार पे होंगे, हम इंटरेस्ट वगैरह की एंट्री नहीं पास करनी। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 1,00,000। सिंपल। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर के केस में आप सीधा भी एंट्री पास कर सकते हो, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, सीधा 1,00,000 रुपीज हो गया। देन सेकेंड पॉइंट में चेक कीजिए, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। जब तक पार पे रिडीम होगा ना, आपकी एंट्री में कोई चीज नहीं होगा, आपने नॉर्मल एंट्री पास करनी है। तो आपने प्रीमियम पे इशू करा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट 1,00,000 5,000। 1,00,000 डिबेंचर में आ गए, 5,000 प्रीमियम पे आ गए, आपने प्रीमियम पे इशू करा। देन इशूड एट डिस्काउंट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। मैंने बोला था पार पे जब भी होगा तो कुछ नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन चेंज कहाँ हो जाता है? जहां पर आपका डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा। मतलब आज मुझे बैठे बैठाए पता लग रहा है कि अगर आज मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ और जब रिडीम होगा तो प्रीमियम पे होगा, मतलब 100 की चीज अगर आज मैं किसी को डिबेंचर इशू कर रहा हूँ और मुझे उसको 100 रुपए, मुझे उससे 100 रुपए मिल रहे हैं, और जब मुझे इसको वापस करना पड़ेगा तो मुझे 105 रुपए देने पड़ेंगे, तो मुझे आज ही पता है इशू के टाइम पर कि मेरा 5 रुपए का लॉस होगा फ्यूचर में। तो उस लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें चेक कीजिए कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। देखिए, इशू ऑफ 1,00,000 9% डिबेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब मुझे आज ही पता लग गया इशू के टाइम पर कि मेरा रिडेम्पशन के टाइम पर 5% का लॉस होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब ये लॉस मैंने इशू के टाइम पर ही कर लिया। डेबिट किस चीज का लॉस था? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 और टू 9% डिबेंचर 1,00,000। देन इशू ऑफ 1,00,000 9% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जब भी रिडीम प्रीमियम पे होगा तो लॉस होगा ही होगा, और यहाँ पर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो लॉस और बढ़ गया। तो आप देखो उन्होंने एंट्री क्या पास करी है? बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000, 5,000 डिस्काउंट के हो गए और 5,000 प्रीमियम के हो गए। टू 9% डिबेंचर 1,00,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,000। किस लोगों को कंफ्यूजन होती है डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख दीजिए, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट था 5,000, लॉस ऑन इशू। ये हमने क्लब करके क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों लॉस जो हो रहे हैं इशू के टाइम पर ही हो रहे हैं। डिस्काउंट भी हम इशू के टाइम पे दे रहे हैं और प्रीमियम हम दे पे करेंगे फ्यूचर में, तो वो भी आज हमें पता है, तो इसलिए हम इसको क्लब एंट्री करके 10,000 लिख देते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जब तक पार का केस था तो नॉर्मल जर्नल एंट्री, प्रीमियम आ रहा है तो क्रेडिट, डिस्काउंट हो रहा है तो डेबिट। लेकिन जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम होना शुरू होगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 और ये 5,000 ये लॉस के फॉर्म में शो होगा जर्नल एंट्री में। ये आपने बाय बैक में भी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर में भी एंट्री पास की हुई है आपकी, ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। देन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसके अंदर सिंपल ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करोगे तो उस पर कंपनी को टीडीएस कट करना पड़ता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और वो कौन से अमाउंट पे डिडक्ट होगा? जितना अमाउंट आप इंटरेस्ट का पे करोगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज आप चेक कीजिए। बबली ऑटो लिमिटेड हैड 1,00,000 10,00,000 12% डिबेंचर which is on which the interest is payable on 30th September. Sorry, क्वेश्चन चला गया। Let me read out again. Bubbly Auto Limited had 10,00,000 12% debenture on which interest is payable on 30th September and 31st March. Show the journal entries relating to debenture interest for the year ending 31st March 2014.
that all the payment to debenture holders and government were made tax deducted at source 10%. सिंपल सा पॉइंट है, हमें एक मतलब हमें एंट्री सबकी पास करनी है, एक 30th सितंबर 2013 की और एक 31st मार्च 2014 की, क्योंकि इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर 13-14 है। तो सी 12% 10 लाख का कितना हुआ, 1,20,000, ये पूरे साल का हुआ, तो आधे साल का कितना होगा, 60,000। तो देखिए एंट्री क्या पास करनी है, 30 सितंबर 2013 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितने का इंटरेस्ट देना, 60,000 का, टू डिबेंचर होल्डर 54,000, टू इनकम टैक्स पेबल, और अगर आपने इनकम टैक्स नहीं लिखना, टू टीडीएस लिख देना, टू टीडीएस पेबल, क्योंकि टीडीएस किस पे करता है, जितना इंटरेस्ट देना उसका 10%, तो 6,000। तो डिबेंचर होल्डर को नेट पैसा कितना मिलेगा, 54,000। ये दोनों इन्होंने अलग अलग एंट्री पास की, आप एक ही एंट्री पास कर सकते हो दोनों को क्लब करके। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000, आपने इनकम टैक्स पेबल लिखा है या टीडीएस पेबल लिखा है 6,000, टू बैंक अकाउंट 60,000, दोनों को क्लब कर सकते हैं, वरना अलग अलग पास कर दीजिए क्योंकि पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। सिमिलरली सेम एंट्रीज आप 30 मार्च को भी करेंगे, सेम एंट्री जो आपने यहाँ की थी ये एंट्री होगी, और इन दोनों का एंट्रीज को भी आप क्लब कर सकते हो जैसे यहाँ किया था, क्योंकि दोनों पेमेंट की एंट्री हो रही है। पूरे साल का डिबेंचर इंटरेस्ट आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, पीएनएल अकाउंट में, तब चेक कीजिए पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, 60,000 आपने यहाँ पे किया, 60,000 आपने यहाँ पे किया, तो टोटल हो गया 120। तो एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 120। और आपको याद है जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते थे फर्स्ट ईयर में या 11th-12th में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट में आता था क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में आता था इंटरेस्ट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, बस इतना सा पॉइंट है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनकम टैक्स पेबल की जगह टीडीएस लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और टीडीएस कौन से अमाउंट पे निकलेगा, जितना डिबेंचर पे इंटरेस्ट होगा। ये वाला पॉइंट आपको करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। Then we are coming on to last topic of this chapter, that is discount on issue of debenture. जनरली आपने देखा है कि हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिबेंचर पे मान लो मैंने 5% का डिस्काउंट दिया और डिबेंचर की लाइफ 5 ईयर्स है, तो वो जो डिस्काउंट है वो हमारा लॉस है, लेकिन वो लॉस उस पर्टिकुलर ईयर का नहीं होगा, हमें उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करना पड़ता है, जैसे फिक्टिशियस एसेट को करते हैं। तो राइट ऑफ कैसे करना पड़ता है, उसके 2-3 मेथड दिए हुए, या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, फिक्स इंस्टॉल मतलब हर साल हम 2-2 लाख रुपए से करेंगे, या हर साल हम 5-5 हजार रुपए से राइट ऑफ करेंगे। फ्लक्चुएटिंग मतलब डिपेंड करता है, रेशियो चेंज होगी तो कैसे होगा। तो देखिए क्या है इसके अंदर, Asad Limited issued 9% debenture of the face value 2 lakh rupees at a discount of 6%. The debentures were repayable by annual drawing of 40,000, मतलब हर साल हम डिबेंचर होल्डर को 40-40 हजार रुपए पे कर रहे हैं। हाउ वुड यू डील विद द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, शो डिस्काउंट अकाउंट, वैसे डिस्काउंट अकाउंट पेपर में आएगा नहीं बट बता देता हूँ। देखिए 2 लाख का 6% कितना आया, 12,000 रुपए, लेकिन लाइफ कितने ईयर्स की है, लाइफ आपकी है, अच्छा लाइफ 5 ईयर्स की होगी, क्योंकि 2 लाख रुपए हम कितने टाइम में रिडीम करें, 40,000 रुपए दे रहे हैं हर साल में, तो 5 साल में पैसा कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं हम इसको, पहले साल डिवेंचर के एंड में कितना पैसा होगा, 2 लाख, फिर आप फर्स्ट ईयर के एंड में 40,000 रुपए पे कर दोगे तो कितना बचेगा सेकेंड ईयर के लिए पूरे साल, 1,60। ऐसे मतलब क्या हुआ, मैंने आज डिवेंचर इशू करे तो फर्स्ट पेमेंट कब करूंगा, ईयर एंड में, पूरे साल तक मेरे डिवेंचर कितने करे, 2 लाख के, फिर 40,000 की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, तो सेकेंड ईयर में पूरे साल तक के लिए डिवेंचर कितने रहे, 160 के, तो हम उसकी रेशियो निकाल रहे हैं, फिर 120, फिर 80, फिर 40, तो रेशियो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो डिवेंचर को भी मैंने कैसे राइट ऑफ करना है, ये फर्स्ट ईयर का होगा, टोटल करिए आप इसका, 15 बन रहा है, तो 12,000 इंटू 5/15, 4,000, फिर 4/15, 3,200, फिर 3/15, 15 कहाँ से आया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो हमने डिबेंचर के डिस्काउंट को राइट ऑफ इस प्रोपोर्शन में करना है।
इन्होंने एक डिस्काउंट कॉलम बना, ये डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाकर दिखाया हुआ, लेकिन इसका कोई रूल, कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, बट ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक जर्नल एंट्री पास क्या करेंगे जर्नल एंट्री अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू 9% डिबेंचर। कितने रुपए के थे? 2 लाख के, लेकिन 12,000 का डिस्काउंट है तो बैंक में कितना रुपए आएगा? 1,88,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा? 12,000 टू 9% डिबेंचर कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। तो देखिए यहाँ पर जब ये अगर अकाउंट बनाना भी पड़ जाए तो आपने डिबेंचर के डिस्काउंट को डेबिट किया था तो क्रेडिट में क्या था? 9% डिबेंचर। कितने का इंटरेस्ट दिया आपने? लॉस दिया डिबेंचर डिस्काउंट पे 12,000, तो 12,000 आ गए। जितना आप ईयरली राइट ऑफ करे जा रहे हैं, देखिए आप राइट ऑफ कितना कर रहे हैं? 4,000, 3200, 22, 400। तो ये सिंपल यहाँ आ जाता है बाय P&L 4,000, क्योंकि जितना 12,000 तो ये आपका उसमें दिखा रहा होगा अदर नॉन करंट एसेट्स में, उसमें से कितना राइट ऑफ होगा फर्स्ट ईयर? 4,000, बचा कितना? 8,000, तो ये 8,000 आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ हो रहा है? 3,200। फिर ये ऐसे चलता रहेगा 5 साल तक, और लास्ट ईयर में ये पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा बैलेंस शीट में। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट जनरली पेपर में आता नहीं है कॉन्सेप्ट, बट बता दिया मैंने आपको ताकि आप इसको देख सकें। एक और इसी का छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है मैंने। A company issued 15,000 10% debenture of rupees 100 each on 1st April 2011 at a discount of 6% redeemable at par by drawing method। 1 अप्रैल 2011, मतलब ये 12 को रिडीम नहीं हो रहा, 13 को रिडीम हो रहा है 5 लाख, 14 को रिडीम हो रहा है 5 लाख, 15 को रिडीम हो रहा है 5 लाख। P&L अकाउंट में हर साल कितना पैसा ट्रांसफर होगा? तो मान लो 11 से 12 कितना अमाउंट रहेगा? 15 लाख ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी रिडीम नहीं हुआ, और फर्स्ट ईयर तो वैसे भी अमाउंट सेम रहता है। इन्होंने 12-13 में भी रिडीम नहीं करा, सिर्फ 13 को रिडीम कर दो, मतलब सेकंड ईयर में भी कितने रुपए होंगे हमारे पास? 15 लाख। फिर थर्ड ईयर में 5 लाख चलेगा, सेकंड ईयर के एंड में 5 लाख चलेगा, तो 10, फिर 5, क्योंकि 4 साल में पैसा पे कर रहा है ये पूरा। 2011 में इशू करे थे और 2015 में अमाउंट खत्म हो रहा है। जैसे आपने रेशियो वहां निकाली थी वैसे यहाँ निकालेंगे। 1, 2, 3, 3, टोटल बनेगा 9। देखिए टोटल बन रहा है 9, तो डिबेंचर क्या क्या निकलेगा? अच्छा, कितना परसेंट डिस्काउंट है? 6%। तो 15 लाख का 6% कितना हो गया? 90,000। ये निकाला हुआ है इन्होंने। तो 3/9 इंटू 90,000, 2/9 इंटू 90,000, तो ये राइट ऑफ हो गया। इसमें अकाउंट नहीं बनाना था, बट अगर इसमें अकाउंट बनाना होता तो कैसे बनाते? सेम बनाते हैं वैसे। टू 10% डिबेंचर, कितने का लॉस है? 90,000 का, बाय P&L फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ हो रहा है? 30,000, 30,000। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? सॉरी, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? बाय P&L 30,000, तो बैलेंस 60, फिर 30, फिर ऐसे ऐसे राइट ऑफ करते जाएंगे। इसमें 5 साल का बन रहा था, इस क्वेश्चन में कितने साल का बनेगा? 4 साल। इससे ज्यादा आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स में करने की जरूरत नहीं है। इसका मेन टॉपिक वैसे जनरली ये तो आप पूछते नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है, आधा 1 घंटा लगेगा। मेन इसके अंदर डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड इफ यू स्टिल फेस एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है पर्सनली कि ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। इशू ऑफ डिबेंचर में आपकी एज कोलेटरल सिक्योरिटी में आपकी थ्योरी भी आ जाती है, तो थ्योरी में आपको नोट लिखना है और आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट में हम ऐसे इसका ट्रीटमेंट शो करते हैं, और सेकेंड केस में हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो और ट्रीटमेंट हम ऐसे शो करते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। If you still face any doubt, you are free to ask me your doubts, and PDF you will be uploaded on your YouTube also. Fine, thank you very much.